हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 लाइट का 5th पार्ट। पहले न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में आपको साइन कन्वेंशन बताया था यू और वी और एफ क्या होता है, H1 H2 बताया था। तो न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, देन हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। आज थोड़ा रिफ्रैक्शन का पोर्शन पढ़ेंगे। वीडियो छोटी होगी बट समझते हैं, ठीक है। एक बार चलिए शुरू करते हैं। अ मैन स्टैंड 2 मीटर अवे फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कह रहा है एक आदमी है जो 2 मीटर दूर खड़ा है कॉनकेव मिरर से ऑफ 1 मीटर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी है उस मिरर की? 1 मीटर है। आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर भाई, ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर। और यहाँ पर दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लेते हैं अगर इसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, ध्यान सुनिए, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? आर कितना होगा? बताओ। आर इक्वल टू 2f होगा, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ जाएगा? 2 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ जाएगा? 2 मीटर। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 2 मीटर है, और इस 2 मीटर के डिस्टेंस पे कौन खड़ा है? एक आदमी खड़ा है। तो यहाँ पर एक आदमी को खड़ा कर दिया भाई। अब आपसे पूछा गया बताइए इमेज कहाँ बनेगी। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। रे डायग्राम बनाए थे हमने, बट उसको भूल जाते हैं। भी हम क्वेश्चन वैसे सोल्व करते हैं कि हमें पता है मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। बट क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है दैट इज u, यहां से लेके यहां तक क्या है? u, एंड दिस इज स्मॉल f, ठीक है। क्योंकि u हमारा लेफ्ट साइड में आ रहा है तो हम u को क्या लेंगे? -2 मीटर। फोकल लेंथ भी क्या होगी? -1 मीटर, ठीक है बेटा। अब हम इस फॉर्मूले पुट करते हैं और देखते हैं v कितना आएगा, दैट इज इमेज डिस्टेंस कितना आने वाला है हमारा, ठीक है ना। चलिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमारे पास 1/v प्लस 1/u कितना? -1/2 इक्वल टू 1/-1। चलिए यह 1/v इक्वल प्लस माइनस माइनस 1/2 इक्वल टू -1/1। इस टर्म को उठा के आगे जाएंगे 1/v इक्वल टू -1 प्लस में 1/2। ऐसे लीजिए क्या बनेगा? 1/v -2 + 1 डिवाइड बाय 2। 1/v इक्वल टू -1/2। रेसिप्रोकल करेंगे v इक्वल टू -2 मीटर। यानी जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पर इमेज बनेगी, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पर इमेज बनेगी। तो ये हमें फाइंड करना था कि v कितना होगा, ठीक है। चलिए अगर बोला जाए मैग्नीफिकेशन फाइंड कीजिए। मैग्नीफिकेशन, व्हाट इज मैग्नीफिकेशन? दैट इज m इक्वल टू h2 डिवाइडेड बाय h1 या फिर -v/u। तो मैग्नीफिकेशन माइनस, क्योंकि h1 h2 दे देखा मैं, तो माइनस v की वैल्यू कितनी? -2 डिवाइड बाय u कितना बेटा? u कितना था? -2। नाउ इट बिकम m इक्वल टू +2 डिवाइड बाय -2 कितना आएगा? -1। यानी मैग्नीफिकेशन क्या आ गया? -1 आ गया, ठीक है। और अगर मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 होता है तो कैसी इमेज बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट क्लास बताया था रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन हमारा खत्म हो चुका है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक्स बातों का पता होना चाहिए। जैसे शुरू करते हैं कि मान लीजिए कि अगर एक लाइट रे आ रही है, कहीं से एक लाइट रे आ रही है और ये लाइट रे पूरा ये सरफेस क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी यहाँ पर आके लाइट रे क्या हो गई? टर्मिनेट हो गई। क्या हो गई? टर्मिनेट हो गई। यानी इसका मतलब इस लाइट रे को इस सरफेस ने क्या कर लिया? पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है बेटा। लाइट रे ने क्या करा? इस सरफेस ने क्या किया? इस लाइट रे को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया। अब बात करते हैं कि सर यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है। 2 कंडीशंस क्या क्या हो सकती है बेटा? पहली कंडीशन ये हो सकती है, ध्यान सुनना, कि लाइट रे आई, इस सरफेस पे आई, टकराई और टकराकर वापस चली गई, ठीक है। इसको मैंने बोला सर ये रिफ्लेक्शन है। ये क्या है? रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था, ठीक है। दिस इज एंगल I, दिस इज एंगल R एंड दिस इज द सरफेस। दिस इज द सरफेस। हमने ये चीज पढ़ ली कि सर इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन।
क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। सर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि लाइट रे आई इस सरफेस से टकराई, यहां पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया और टकराने के बाद ये दूसरे मीडियम में एंटर कर गई। दूसरा मीडियम कुछ भी, जैसे मान लीजिए हम एयर से एक लाइट रे आ रही है और आकर कहाँ चली गई, ग्लास में चली गई, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई। ठीक है सर, दो केस बने आप, या तो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई या एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर गई। अब जो दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। और इसी चीज को हमें समझना है कि सर यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले किस चीज से, तो मान लेते हैं स्पीड से शुरुआत करते हैं। स्पीड या बोल लो वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी, दोनों केसेस की बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन में क्या हुआ, रिफ्रैक्शन में क्या हुआ। अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्शन की पहले, ठीक है, तो ध्यान समझना, मान लेते हैं ये जो लाइटें आती है ये एयर से आ रही है, ये सरफेस से टकराई, टकराने का दोबारा कहाँ चली गई, एयर में। तो क्या लाइट रे की स्पीड में कोई चेंज आएगा, तो आंसर है नहीं सर, लाइट रे की चेंज में कोई चेंज नहीं आएगा, स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जिस मीडियम में आई थी एयर उसी मीडियम में वापस चली गई। ठीक है, उसी मीडियम में क्या हुआ, वापस चली गई। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन में क्या सुनना, रिफ्लेक्शन में नो चेंज इन स्पीड, नो चेंज इन स्पीड, या फिर क्या बोलोगे वेलोसिटी, किसी भी चीज में चेंज नहीं आ रहा बेटा। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा, अगर आपको रीजन पूछता क्यों नहीं आ रहा तो लिखो बिकॉज इट ट्रेवल इन द सेम मीडियम, बिकॉज इट ट्रेवल इन द सेम मीडियम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन की, कि रिफ्रैक्शन के केस में क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन के केस में क्या हुआ। तो इसको कुछ ऐसे समझते हैं बेटा कि मान लेते हैं मैंने आपको बोला कि आपको ना एक क्लासरूम है, आपके पास एक क्लासरूम है बहुत बड़ी, ठीक है, और इसके अंदर सिर्फ एक ही स्टूडेंट बैठा हुआ है, एक आप हो। मैंने बोला इस क्लासरूम में दौड़ के दिखाओ, मैंने क्या बोला, इस क्लासरूम में दौड़ के दिखाओ। तो आप बहुत तेज स्पीड से दौड़ोगे, कहीं भी दौड़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जैसे मैंने दौड़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी आप पूरी तेज स्पीड से भाग सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही स्टूडेंट था। अब समझो इसी बात को कि मान लो आपके पास एक स्टूडेंट नहीं है, इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट बड़े हुए, इसी क्लास में अब 20 स्टूडेंट आ गए, मान लो या 6 स्टूडेंट आ गए और एक आप। मैंने बोला दौड़ के दिखाओ, तो क्या आप उतनी स्पीड से दौड़ सकते हो जितनी स्पीड से पहले दौड़ रहे थे, तो आंसर है नहीं सर, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे हो गए तो आपको दौड़ने के लिए स्पेस क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, यानी आपकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। अब इसको ऐसे समझते हैं, मान लो आप सबने 9th क्लास में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 स्टेट पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैं बोलता हूँ जो गैस होता है इसमें पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, काफी पार्टिकल्स आर फार। लिक्विड में एज कंपेयर टू गैस पास पास होते हैं, पार्टिकल्स आर क्लोज। और गैसेस में, सॉलिड में पार्टिकल बहुत ज्यादा पास होते हैं, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। ध्यान समझने बात को, ठीक है, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। अब अगर बात की जाए कि एक लाइट रे एयर से आ रही है, एक लाइट रे एयर से आ रही है बेटा, कहां से, एयर से, कहां से, एयर से, तो यहां पर पार्टिकल बहुत दूर दूर होंगे, यहां पर गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होंगे, तो यहां पर स्पीड क्या होगी, स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि इसको मूव करने के लिए बहुत सारा स्पेस मिल रहा है। बट जैसे ही ग्लास के अंदर एंटर किया, समझो ये थी गैस, और जैसे ग्लास के अंदर एंटर किया तो ग्लास है सॉलिड, क्या चीज है, सॉलिड, और सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होंगे, पास पास,
यानी इस लाइट रे को मूव करने के लिए क्या मिला, कम स्पेस मिला, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर सेम चीज अप्लाई होती है कि भाई रिफ्रैक्शन के केस में स्पीड हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी, बट कब, जब वो कहां से कहां जाएगा, या तो गैस से लिक्विड जाएगा, ठीक है, या फिर लिक्विड से सॉलिड जाएगा, या फिर गैस से सॉलिड जाएगा। ये कैसे बनेगी, अब बोलो सर इसको तैयार करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, ये तीन आपने लिखा है, हमेशा स्पीड डिक्रीज होगी, आंसर नहीं बनेगी। स्पीड हमेशा डिक्रीज नहीं होगी। अगर मान लो यही चीज कहां से कहां जा रही थी, लिक्विड टू गैस, उल्टा कर दो, लिक्विड टू गैस जा रही होती तो स्पीड बढ़ जाती, स्पीड क्या होती, बढ़ जाती। ठीक है, और अगर गैस टू सॉलिड जा रही है, सॉरी सॉलिड टू गैस जा रही है, तब भी स्पीड बढ़ेगी। मतलब अपोजिट हो गया, बिल्कुल क्या हो गया, अपोजिट। ठीक है, अब आते सर इनको बोलते क्या हम एक्चुअली, देखो जहां पर पार्टिकल्स दूर दूर है उसको बोलते हैं रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, और जहां पर पार्टिकल्स पास पास है उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। ठीक है, जहां पर पार्टिकल दूर दूर है उसको बोलते हैं रेयर मीडियम, जहां पर पार्टिकल पास पास उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम, डेंस मीडियम। ठीक है, डेंस मतलब पास पास, ठीक है, रेयर मतलब दूर दूर। तो भाई साहब अगर लाइट रे कहां से कहां जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है तो स्पीड कम हो जाएगी, और अगर डेंसर से रेयर में आ रही है तो स्पीड हमेशा बढ़ जाएगी। अगर यही लाइट रे उल्टा जाती है कि मान लो ये लाइट रे यहाँ से आई, यहाँ नॉर्मल ड्रॉप किया, और ये तो देखो डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयर में, तो स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अपोजिट है जस्ट। तो ऐसे समझिए, इसको ऐसे याद रखिए कि भाई जहाँ पर पार्टिकल दूर दूर है वहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी, जहाँ पर पार्टिकल पास पास है वहाँ स्पीड कम होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक ऐसी क्वांटिटी की जिसमें कोई चेंज नहीं आता, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन। ध्यान सुनना, एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें कोई चेंज नहीं आता, चाहे रिफ्रैक्शन हो चाहे रिफ्लेक्शन हो। ठीक है ना, तो वो क्वांटिटी क्या हमारी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो। बाकी जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल स्पीड, वेवलेंथ, मैं दो ही लेके चल रहा हूं, इन दोनों में ही चेंज आता है, ये दोनों ही क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। ठीक है ना, तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें कभी चेंज नहीं आएगा वो है फ्रीक्वेंसी। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। पेपर में डायरेक्ट पूछ सकता है एक ऐसी क्वांटिटी बताइए जिसका रिफ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आता, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता। अब बात करते हैं कि सर रिफ्रैक्शन का पढ़ लिया, बट बेसिकली रिफ्रैक्शन है क्या चीज, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन हमारा है क्या। चलिए देखते हैं रिफ्रैक्शन क्या हमारा, और क्या कह रहे हैं रिफ्रैक्शन में, कह रहा था फिनोमिना, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें चेंज हो रहा है, ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन मतलब मूव करना, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है एंड क्या चेंज हो रही है, स्पीड भी चेंज हो रही है। जब वो क्या कर रही है, व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर, जब वो एक मीडियम से, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब दिशा, दोनों चीज चेंज होती है। इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होगी बेटा। ठीक है, दिस इज बेसिक रूल। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस डायग्राम की कि ये हमारा रिफ्रैक्शन के बारे में समझा रहा है। तो मान लीजिए लाइट आई हमारी मीडियम 1 से, मीडियम 1 मान लेते हैं एयर है हमारा, और मीडियम 2 वाटर है, क्या है वाटर। लाइट रे आई, इसका नाम दिया ओ नहीं ए, और यहाँ पर ये ए ओ लाइन है, तो ये लाइन कौन सी है, जो सरफेस पे गिर रही है, दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, दिस इज नोन एज नॉर्मल, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं।
और इस चीज को क्या बोलते हैं, सरफेस को क्या बोलते हैं, सरफेस को क्या बोला जाता है, जहां पर दो मीडियम सेपरेट हो रहे हैं, जहां पर दो मीडियम सेपरेट हो रहे हैं, देखो इससे ऊपर वाला एयर है, इससे नीचे वाला वाटर है, यानी ऐसी लाइन जो दो सरफेस को अलग कर रही है, इसको बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस यानी दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। अब आती है सर OA और ON के बीच में एंगल, यानी एंगल AON, ये क्या होगा हमारा AON, दिस इज द इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। इसी तरह से ये लाइट रे टकराने का दूसरे मीडियम में चली गई, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे, ध्यान रखना, इसको नाम दे दिया B, यानी OB हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे, OA क्या है हमारी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, OB क्या है हमारी, चलिए OA क्या है हमारी इंसिडेंट रे, OB क्या है हमारी रिफ्रैक्टेड रे, और ON क्या थी नॉर्मल रे, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल BO, इसको N डैश मान लेते हैं, दैट इज एंगल BON डैश, दिस इज रिफ्रैक्टेड एंगल। अब अच्छा ये वाली लाइन क्या चीज है, ये लाइन क्या चीज है, तो यहाँ समझो इसको, अगर ये मीडियम नहीं होता, ये पूरा एज होता, तो ये लाइट रे ऐसे आ रही है और ऐसे ही सीधी चली जाती, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये लाइट रे ऐसे आ रही है और ऐसे ही चली जाती आगे, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। आप ड्रॉ करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि आगे की क्लासेस में आएगा, आप 12th में जाएंगे तब आएगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, अगर ये मीडियम नहीं होता सेपरेट तो ये रे आती सीधा और निकल जाती, ठीक है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीन चार चीजें जो हमने पढ़ी थी हमने आज पढ़ ली इसमें, कि रिफ्रैक्शन में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। अब बात करते हैं तीन केसेस की। अब यहाँ पे तीन कंडीशंस पढ़ेंगे। फर्स्ट कंडीशन हमारी, अगर एक लाइट रे एंटर कर रही है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो क्या होगा, तो मान लेते हैं ये हमारा इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, इंटरफेस। यहाँ पर ये मीडियम 1 है, जैसे हमने मान लिया एयर, और ये हमारा हो गया मीडियम 2, तो मान लिया ग्लास। ग्लास में पार्टिकल्स क्या होंगे, पास पास होंगे, पार्टिकल्स क्या होंगे, पास पास। और यहाँ पर पार्टिकल पार्टिकल्स है फॉरवर्ड, ठीक है। तो मान लीजिए लाइट रे आई टकराई और यहाँ पे हमने ड्रॉ किया नॉर्मल। तो अगर लाइट रे रेयर टू डेंसर जा रही है, कहाँ जा रही है, रेयर टू डेंसर, ध्यान समझिए, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ठीक है ना। तो हमारे पास सिंपल आता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल बोल भाई, ये नॉर्मल है, ये क्या है, ये नॉर्मल है, इसे नॉर्मल, ये ए था, ये ओ था और ये बी था। तो ये क्या होगा, इसे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये थोड़ा पास आ रही है किसके, नॉर्मल के, तो बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल। पहला केस ये बनता है। दूसरा केस बनता है, अगर लाइट रे मूव करे कहां से, डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस है, ये लाइट रे आई टकराई, दिस इज ओ ए, और ये हमारा नॉर्मल है, तो इट्स गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागी, नॉर्मल से दूर भागी, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। लास्ट केस जो कि मान के चलते हैं कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, वो उसको देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस में क्या आएगा हमारा, तो यहां समझते हैं एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट केस में। When light ray perpendicular to the surface, अगर लाइट रे परपेंडिकुलर टू दी सरफेस है, तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक सरफेस है और इस सरफेस पे, दिस इज द इंटरफेस,
इंटरफेस। एक लाइट रे आई परपेंडिकुलर, अब सर ये किस डायरेक्शन आएगी, तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो बेटा इस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होता, लाइट रे सीधा निकल जाएगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो याद रखें व्हेन ए लाइट रे परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस इट डज नॉट रिफ्रैक्ट। ठीक है, कभी भी रिफ्रैक्ट नहीं होगा, सीधा निकल जाएगा बिल्कुल एज इट इज 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, अब एक छोटी सी बात, हमने 3 केस पढ़े, तीनों इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर रेयर से डेंसर जा रही है तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंसर टू रेयर आ रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अगर परपेंडिकुलर है बेटा तो फिर इस लाइन कैसे निकल जाएगी, रे कैसे निकल जाएगी, सीधा निकल जाएगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये सब आपका बेसिक था रिफ्रैक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे।